नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली, क्लास 7th, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 8, पवन तूफान और चक्रवात। इस पाठ के अंतर्गत अपन अब तड़ित झंझा और चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे कि तड़ित झंझा क्या होता है और तड़ित झंझा की सहायता से चक्रवात का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो भारत जैसे गर्म, आर्द्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अक्सर तड़ित झंझा का निर्माण होता रहता है। तड़ित झंझावत और तड़ित झंझा एक ही चीज़ है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है तो वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है, मतलब तीव्र हो जाती है और ऊपर की ओर उठने लगती है। पवन में विद्यमान जो जल की बूंदें होती है, हम कह सकते हैं कि पवन वायु में विद्यमान जल की बूंदों को अपने साथ ऊपर ले आती है। तो जो प्रबल पवन है वो वायु में जो भी जल की बूंदें विद्यमान होगी, मतलब जो भी जल वाष्प होगा, उसको क्या करेगा, ऊपर की ओर ले जाता है। और ऊपर की ओर कहाँ ले जाके एकत्रित कर देगा, जहाँ पर तापमान कम होता है, क्योंकि नीचे तो क्या है, तापमान अधिक है और ऊपर क्या है, तापमान कम है। तो तापमान अधिक होने के कारण जो भी जल है वो क्या होता है, वाष्प बन जाता है। तो वायु के अंदर जो भी वाष्प की बूंदें होती है वो पवन क्या करती है, अपने साथ में ऊपर ले जाती है और जहाँ तापमान कम होता है वहाँ जाकर जम जाती है तथा पुनः नीचे की ओर गिरती है। पुनः नीचे कैसे गिरती है, पुनः नीचे वर्षा की बूंदों के रूप में गिरती है। गिरती हुई जल की बूंदें तथा ऊपर उठती हुई तीव्र वेग की पवन जब आपस में क्रिया करती है तब बिजली तड़ित बनती है। मतलब अपन को क्या समझ में आया है कि जो भी जल वाष्प है वो क्या करती है, पवन जल वाष्प को अपने साथ ऊपर ले जाती है तीव्र गति से और ऊपर से नीचे क्या गिरती है, जल की बूंदें। तो ऊपर उठती हुई तीव्र पवन और नीचे आती हुई जल की बूंदें जब आपस में टकराती है तो क्या उत्पन्न होती है, तड़ित उत्पन्न होती है, बिजली उत्पन्न होती है। आपने बिजली चमकते हुए देखा होगा ना वर्षा के समय। तो जब वर्षा होती है तो बिजली किस प्रकार से बनती है, तो बिजली इस प्रकार से बनती है। प्रबल तीव्र जो पवन होती है वो क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है और जो जल की बूंदें वो क्या होती है, नीचे की तरफ आती है। तब आपस में क्रिया हो जाती है, उन दोनों के बीच में क्रिया हो जाती है और बिजली का निर्माण होता है और साथ में ही क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। इस घटना को हम तड़ित झंझावट कहते हैं। आपने देखा होगा बिजली चमकते हुए हमें आवाज़ सुनाई देती है बहुत तेज गति से, तब हम कहते हैं कि बिजली चमकी है। तो बिजली का निर्माण इस प्रकार से होता है और हमें साथ में उसकी ध्वनि भी सुनाई देती है। तो बिजली चमकने को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है, तड़ित झंझावत कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि जब ऐसा कुछ हो तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। यदि झंझा के साथ तड़ित मतलब बिजली, मतलब झंझा का मतलब वर्षा या तूफान, अगर वर्षा के साथ तूफान के साथ में बिजली गिरती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तड़ित झंझावत कहते हैं। अगर तड़ित झंझावत की परिभाषा पूछ ले तो आपको ये लिखना है, झंझा के साथ में जब बिजली भी गिरती है तो उसे तड़ित झंझावत कहते हैं। और इसका निर्माण कैसा होता है, तो जब प्रबल वायु अपने साथ जल की बूंदों को ऊपर की तरफ ले जाती है या पवन ऊपर की तरफ उठती है तो नीचे आती हुई जो जल की बूंदें होती है वो क्या करती है, आपस में टकराती है, जिससे बिजली का निर्माण होता है और साथ में ध्वनि उत्पन्न होती है। अब इसमें हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो किसी ऐसे वृक्ष के नीचे आश्रय न ले जो अलग थलग हो, मतलब जो दूर दूर हो या उसके पत्तियां वगैरह नहीं हो, टहनियाँ वगैरह दूर दूर हो, तो उसके नीचे हमें नहीं बैठना चाहिए। हमें छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय लेना चाहिए, खुली ज़मीन पर हमें लेटना नहीं चाहिए। कुछ धातु की डंडी वाले छतों का उपयोग न करें, मतलब कोई धातु के बने हुए जैसे पत्रे आदि से निर्मित बने हुए छत वगैरह होती है तो उसके नीचे हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बिजली गिरने का खतरा अधिक रहता है। खिड़की के निकट ना बैठे, खुले गैराज, भंडारण शेड, धात्विक चादरों की छत वाले शेड आदि का आश्रय लेने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं होता है। मतलब इनके नीचे हमें नहीं बैठना चाहिए।
कार अथवा बस में आश्रय लेना चाहिए, जिससे कि हम सुरक्षित रह सकते हैं। यदि आप जल के अंदर है, मतलब पानी के अंदर है, तो हमें बाहर निकलकर किसी इमारत में चले जाना चाहिए। कुल मिलाकर हमें खुले आसमान के नीचे नहीं बैठना चाहिए, या जो भी धातु की बनी हुई चीज़ें होती है उसके नीचे नहीं रहना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि अब तड़ित झंझावात की सहायता से चक्रवात कैसे बनता है। तो बादल के बनने से पूर्व जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अब ये जल चक्र का अपन बोल सकते हैं एक पॉइंट है। अपन ने क्या समझा कि बादल कैसे बनता है। जो भी नीचे का पानी होता है, ज़मीन पर जो भी पानी पाया जाता है, वो सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त करके गर्म होता है और जलवाष्प बनकर ऊपर की ओर उठता है। अब जलवाष्प ऊपर तो चली जाती है वाष्प, अब वो वापस नीचे बूंदों के रूप में कैसे आती है। तो जल वाष्प ऊपर क्या होती है, संघनित होती है, ठंडी होती है। तो हम कह सकते हैं कि बादल के बनने से पूर्व, मतलब बादल से बनने से पूर्व वायुमंडल में जो भी जल होता है वो ऊष्मा प्राप्त करके किसका रूप ले लेता है, जल वाष्प का रूप ले लेता है। और ये जल वाष्प ठंडी होकर जब वर्षा की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है तो वायुमंडल में ऊष्मा को निमुक्त करता है। मतलब पानी को जब जल वाष्प में बदलना है तो ये क्या करेगा, वायुमंडल में से ऊष्मा को लेगा, सूर्य के प्रकाश को लिया और पानी किस में बदल गया, वाष्प में बदल गया। पर जब ऊपर जाके वाष्प पानी में बदलती है, फिर से द्रव में बदलती है संघनित होकर, तो वो क्या कर देता है, वायुमंडल में ऊष्मा को निमुक्त कर देता है, मतलब छोड़ देगा। वाष्प बनने के लिए तो वो ले रहा है और वापस से जल बनने के लिए वो ऊष्मा को क्या कर रहा है, वायुमंडल में छोड़ रहा है। निमुक्त होने वाली ऊष्मा आसपास की वायु को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। अब ऊष्मा वायुमंडल में निमुक्त हुई है वापस से जल बनकर, तो वो अपने आसपास की वायु को क्या कर देगा, गर्म कर देगा। अगर हम देखें तो जैसे ये जल है तो जल से क्या बन रही है, वाष्प बन रही है। तो वाष्प कब बनेगी, जब ये ऊष्मा को लेगा, और वाष्प से वापस से जब जल बनेगा तो ये ऊष्मा को क्या करेगा, निमुक्त करेगा। समझ में आ गया। जल से जब वाष्प बनेगा तो ऊष्मा लेगा और वाष्प से वापस से जल बनेगा तो ऊष्मा को क्या कर देगा, निमुक्त कर देगा। तो जैसे ही ऊष्मा निमुक्त होती है तो वो अपने आसपास की वायु होती है उसको भी क्या कर देगी, गर्म कर देगी, जिसके फलस्वरूप तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है, जिससे कि जो तड़ित झंझा बना है, अपना जो चक्र बना है बिजली का वगैरह, तो उसमें जो वायु होगी वो क्या करेगी, बहुत अधिक तेज से गति करने लगती है, बहुत ज़्यादा स्पीडली गति करने लगती है। और ये चक्र बार बार में होता रहता है, या इसकी पुनरावृत्ति बार बार होती रहेगी। अंत में निम्न दाब का, और जब ये चक्र बार बार में चलता रहता है, ये साइकिल होता रहता है, मतलब बार बार में जो गर्म वाष्प ऊपर उठेगा और पानी की बूंदें नीचे की तरफ आएगी तो ऊष्मा निमुक्त होगी, और जिसके कारण से जो भी आसपास की वायु है वो क्या होगी, गर्म होगी, और गर्म होकर वो क्या करेगी, ऊपर की ओर उठने लगेगी। तो जब ऊपर की ओर उठने लगती है तो तड़ित झंझा के केंद्र की ओर वो उच्च वेग से चारों तरफ उसके कुंडली रूप में गति करने लगती है, और अंत में एक निम्न दाब का ऐसा चक्र बनता है या ऐसा तंत्र का निर्माण होता है जिसमें उच्च वेग की वायु चारों ओर कुंडली के रूप में घूमती रहती है, गोलाकार रूप में, ऐसे गोलाकार रूप में चक्कर निकालती रहती है वायु। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, मौसम की इस स्थिति को हम चक्रवात कहते हैं। चित्र से समझते हैं हम। आप ये चक्रवात की संरचना दी गई है, आप इसमें देख सकते हैं कि अपन ने क्या पढ़ा, जैसे जैसे जल की बूंदें नीचे की तरफ आती है तो जो वायु
ऊष्मा निमुक्त हुई है तो वो अपने आसपास की वायु को क्या करेगी, गर्म करेगी, और वो वायु क्या होती है, ऊपर की तरफ धीरे धीरे उठने लगती है। और ये जो चक्र है वो निम्न दाब का चक्र है। इस निम्न दाब से ऊपर की ओर ऊष्मा जाती रहती है। अपन ने यही पढ़ा है कि जब वायु का वेग अधिक होगा, वो ऊपर की ओर उठेगी, तब उसका जो दाब है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो निम्न दाब पर जो उच्च वायु का वेग है वो ऊपर की ओर क्या करता रहता है, चलता रहता है। जो वायु है वो कुंडली रूप में चक्कर लगाती रहती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। कुंडली में घूमना वायु का ये बार बार में क्रिया होती रहती है, जिससे कि चक्रवात उत्पन्न होता है। अब ये सारे नोट्स आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं। धन्यवाद।